जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ऐसे खौफनाक नर पिशाच की कहानी, एक ऐसे हैवान की कहानी जो पिछले 1 माह से देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये एक ऐसे शैतान की कहानी है जो पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले से शुरू होती है। जी हाँ, 24 परगना जिला, जिसका नाम सुनते ही आप खुद भी समझ गए होंगे कि मैं कौन से शैतान की बात कर रहा हूं, मैं कौन से नर पिशाच का जिक्र कर रहा हूं। आज उसी नर पिशाच का जिक्र हम आपके सामने करने जा रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया और समाचार देखने वाले जो लोग हैं वो समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन जो ना समझे उन्हीं के लिए यह कहानी मैं बयां कर रहा हूं। जी हां, वह नरपिशाच है बांग्लादेश से आया हुआ एक घुसपैठिया शाहजहां शेख, जिसके खौफ से 24 परगना क्षेत्र के निवासी थर थर कांपते थे। पश्चिम बंगाल की सरकार का यह पालतू शैतान, जिसने हैवानियत की सभी हदों को पार कर दिया था, जिसके जुल्म सितम से इंसानियत तार तार हो गई थी, उस शैतान का मकसद था पूरे क्षेत्र में एक छत्र राज कायम करने का। बताते चलें कि यह शैतान भारत से लगी बांग्लादेश की सीमाओं से घुसा हुआ एक मामूली सा मछुआरा था। जी हां, मछुआरा। और भारत में घुसने के बाद ईंट भट्टों पर मजदूरी करने वाला यह शैतान कैसे राजनीतिक नेताओं की गोद में बैठकर खौफ का पर्याय बन गया। अब पूरे क्षेत्र पर एक बड़ा मछली कारोबारी के रूप में स्थापित हो गया। और फिर शुरू हो गया इसका वह घिनौना खेल जिसने इंसानियत को तार तार कर दिया। इसका ख्वाब था कि वह भारत के इस क्षेत्र को, जो कि एक टापू के रूप में स्थित है, उस पर अपना राज कायम करना। और फिर शुरू हो गया इसके जुल्म सितम का यह घिनौना बीभत्स सिलसिला, जो उसमें सहयोग मिला वहां के उन नेताओं का जो उसके अत्याचार में बराबर के भागीदार रहे। और यह गंदा कीड़ा, जी हां, मैं इसे कीड़ा ही कहूंगा, जो कि एक भयानक डायनासोर बन चुका था और डसने लगा वहां की भोली भाली अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को और आम नागरिकों को। उनकी जमीन जबरन छीनकर उनकी महिलाओं से बलात्कार करना और विरोध करने पर उनको जान से मार देना, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत मामूली सी बात थी। खूबसूरत महिलाओं को रातों रात घरों से उठाना, उनके साथ व्यभिचार करना, यह उसका शगल बन चुका था। जी हां, जिसका विरोध करना वहां के नागरिकों के लिए मौत का फरमान था। और इसमें साथ मिला वहां के पंगु प्रशासन का, जो वहां के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट और टीएमसी के नेताओं का। दरअसल ये शाहजहां शेख ईंट भट्टों पर मजदूरी करते करते मछली पालन करने लगा और तत्कालीन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट नेताओं के संपर्क में आया। दरअसल शाहजहां शेख की कहानी भी एकदम फिल्मी है। कभी ये एक मजदूरी करने वाला एक मामूली सा मजदूर था। शाहजहां शेख ने इलाके में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए राजनीतिक रसूख की भी मदद दी और शुरुआत में मछली पालन करने वाला एक मामूली सा आदमी एक खतरनाक डॉन के रूप में स्थापित हो गया। अपने परिवार में 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा शाहजहां मजदूरी करते हुए एक यूनियन का नेता बन गया। जी हां, मजदूर यूनियन का नेता। मजदूर यूनियन के नेता के तौर पर राजनीति में कदम रखा। 2004 में वह सीपीएम से जुड़ा। इसमें उसकी मदद उसके मामा मुस्लिम शेख ने की, जो उस वक्त सीपीएम का नेता और पंचायत का प्रमुख था। 6 साल तक वह अपने मामा की शागिर्दी में आगे बढ़ता रहा। संदेश खाली के सभी मछली पालन केंद्रों पर मामा भांजे का नियंत्रण हो गया। 2010 में जब राज्य की राजनीति की हवा बदली और इस बदलती हवा को
शेख शाहजहां भाग गया, तब उसने टीएमसी का दामन थाम लिया। टीएमसी का दामन थामने के बाद उसकी ताकत 4 गुनी हो गई और ज्योति प्रिय मलिक का खास आदमी बन गया। जी हां, पूर्व मंत्री ज्योति प्रिय मलिक। उसे अपने इलाके में भाई के नाम से भी लोग जानने लगे और फिर शुरू हुआ यौन उत्पीड़न, जमीन हड़पने का घिनौना कारोबार। वहां की क्षेत्रीय महिलाओं ने उस पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के कई गंभीर आरोप लगाए। कोई सुनने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था दोस्तों। राशन घोटाले में ज्योति प्रिया मलिक के पकड़े जाने के बाद शाहजहां ईडी के निशाने पर आ गया और उसने देखते देखते अपार संपत्ति जुटा ली थी। संदेश खाली में खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। दरअसल शाहजहां शेख पर पश्चिम बंगाल के राशन वितरण घोटाले में 10,000 करोड़ रुपए का गबन का भी आरोप है। 10,000 करोड़ रुपए का गबन, जी। और इसी मामले में सबसे पहले बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योति प्रिया मलिक को भी गिरफ्तार किया गया। इसके बाद जब ईडी की टीम शाहजहां शेख को पकड़ने संदेश खाली पहुंची तो उस पर हमला किया गया। बुरी तरह घायल होने के बाद यह घटना बंगाल की न होकर देश भर में चर्चा का विषय बन गई। तब से लेकर अब तक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग फैक्ट फाइंडिंग टीम ने तनावग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। आयोग के अध्यक्ष अरुण हल्दर ने बताया कि 7 सदस्यों की टीम संदेश खाली गई थी, लेकिन पुलिस ने पीड़ितों से मिलने ही नहीं दिया। जैसे तैसे कमीशन के सदस्यों ने परिवार वालों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पुलिस आरोपियों को बचा रही है। हमने जो हालात वहां पर देखे हैं उसके आधार पर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। उसका जिक्र उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी किया। ईडी की वजह से ही संदेश खाली की महिलाओं को भी ताकत मिली और वह भी खुलकर सामने आईं। उन्होंने आयोग की टीम को बताया, अपने ऊपर हुए अत्याचारों का खुलकर बयान किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार शेख के गुंडे रातों को जाकर उनको जबरन उठाकर ले जाया करते थे और विरोध करने पर उनके पुरुषों पर भयानक अत्याचार किया करते थे। उनकी जमीनों पर जबरन तालाब खुदवा दिए गए जिसमें शेख के गुंडे मछली पालन करते थे और जमीन का पैसा मांगने पर उनका उत्पीड़न किया जाता था। ईडी के कारण ही महिलाओं को यह ताकत मिली थी और ममता बनर्जी के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ। राज्यपाल आनंद बसु ने कहा कि जो देखा गया वो बहुत भयानक और स्तब्ध कर देने वाला था। ये राज्यपाल आनंद बसु ने कहा कि जो वहां पर मंजर देखा गया वो बहुत भयानक और स्तब्ध कर देने वाला था और अंतरात्मा को हिला देने वाला था। एनसीएससी के प्रतिनिधि मंडल ने द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति शासन की भी मांग की। प्रशासन ने संदेश खाली जाने वाले सभी मार्गों पर धारा 144 लागू कर दी थी। जी हां, धारा 144 लागू कर दी थी, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने संदेश खाली में जारी धारा 144 पर संज्ञान लेते हुए इसे रद्द कर दिया। सरकार कोर्ट को यह नहीं बता सकी कि आखिर पूरे संदेश खाली में धारा 144 क्यों लागू की गई। आखिर कोर्ट की फटकार के बाद रणनीतिक रूप से धारा 144 तो हटा दी गई, लेकिन 19 जगह पर, जी हां 19 उन मार्गों पर जो संदेश खाली के मुख्य मार्ग थे, उन पर यह धारा लागू कर दी गई। जहां से संदेश खाली में प्रवेश किया जाता है उनको बंद कर दिया गया, 144 लगा दी गई। यानी प्रशासन ने संदेश खाली जाने वाले मार्गों पर धारा 144 लागू कर दी। इससे समझा जा सकता है कि टीएमसी सरकार किस प्रकार अपराधियों को संरक्षण दे रही थी। महिलाओं ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि बलात्कार साबित करने के लिए
हमसे मेडिकल रिपोर्ट मांगी जा रही है। गांव की महिलाएं कैसे कह सकती हैं, कैसे बता सकती हैं कि उनके साथ बलात्कार हुआ, उनके साथ यौनाचार हुआ। महिलाओं ने बताया कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं। क्षेत्र की सांसद नुसरत जहां, जी हां, महिला सांसद, क्षेत्र की सांसद नुसरत जहां को भी चुनाव के बाद वहां कभी देखा नहीं गया। महिला ने एएनआई को बताया कि जो लोग महिलाओं को उठाकर ले जाते हैं वह हमारा सम्मान कैसे वापस दिलाएंगे। यह लोग रात को आते हैं, दरवाजा तोड़ते हैं, दरवाजा न खोलने पर दरवाजा तोड़ डालते हैं। हम दरवाजा नहीं खोलते, डर के कारण पूरी रात जागते हुए बीत जाती है। महिलाओं ने आरोपियों के नाम बताते हुए कहा, उन्होंने नाम भी बताए कि राज्य में पुलिस शाहजहां, शिब्बू, उत्तम, रंजू, संजू और अन्य सभी को हिरासत में पुलिस लेगी ही नहीं। पुलिस तो उनके इशारे पर काम करती है। हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है। भाजपा ने भी ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में पूर्ण अराजकता व्याप्त है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संदेश खाली में आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार और उनका शोषण करने वाले अपनी पार्टी के गुंडों को संरक्षण दे रही है। महिलाओं के प्रदर्शन के मद्देनजर राज्यपाल आनंद बसु ने संदेश खाली जाकर स्थिति का स्वयं मुआयना किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस पर रिपोर्ट भी दी। इसमें आरोप लगाया गया कि संदेश खाली में कानून व्यवस्था संभालने वाले अपराधी तत्वों से मिले हुए हैं। जिम्मेदार लोग स्वयं उपद्रवी तत्वों से मिले हुए हैं। भाजपा ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली क्षेत्र में महिलाओं का यौन उत्पीड़न के दावों पर और विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की भी मांग की। तमाम आरोपों के बाद शाहजहां शेख के साथ उत्तर सरदार, शिब्बू हाजरा के नाम भी आए। महिलाएं टीएमसी के नेताओं के खिलाफ खुलकर प्रदर्शन करने लगी। कई गांवों से महिलाएं लाठियां लेकर सड़कों पर आ चुकी थी। न्याय के लिए मुंह पर नारे थे, वो न्याय की मांग कर रही थी। कई महिलाओं ने शाहजहां और उसके समर्थकों के घर में आग भी लगा दी। संदेश खाली में बवाल मच गया। शिबू हाजरा के पोल्ट्री फार्म में भी आग लगा दी गई। मीडिया पर भी हमले हुए। हाई कोर्ट ने भी कहा कि आरोपी शाहजहां शेख का नाम एफआईआर में दर्ज है, ऐसे में उसे गिरफ्तार न करने की क्या वजह हो सकती है। उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। शाहजहां को बंगाल पुलिस के साथ ही सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय भी गिरफ्तार कर सकते हैं। अदालत की लगातार फटकार के बाद आखिरकार 29 जनवरी को बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की और पुलिस ने शाहजहां की कस्टडी सीबीआई को सौंप दी। तो दोस्तों, अपने कुछ मुख्तसर शब्दों में यह खौफनाक दास्तान जो कि सोचने पर मजबूर कर देती है कि किस प्रकार देश में अवैध घुसपैठिए आकर देश की संप्रभुता का खतरा बन जाते हैं और हमारे ही देश के ये नेता उनको प्रक्षय देकर उनके कंधों पर बंदूक चलाते हैं और फिर होता है ऐसे ही दर्दनाक खौफनाक हैवानियत का सिलसिला और पैदा हो जाते हैं शेख शाहजहां जैसे नर पिशाच। हालांकि यह कानून की गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन सोचनीय विषय है कि हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के कौन से तरीके अपनाने चाहिए जो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, और कब लोकतंत्र की आड़ में ऐसे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं जो इन नर पिशाचों का संरक्षण करते हैं, जो इन नर पिशाचों को जन्म देते हैं और उन्हें पालते हैं। कानून तो अब अपना काम करेगा ही, लेकिन यह प्रश्न भी हमारे सामने मुंह फैलाए खड़ा है जिसका जवाब हमें खोजना पड़ेगा, जिसकी आवश्यकता है कि हमें इसका जवाब खोजना पड़ेगा। हिंदुस्तान के ये तमाम राजनीतिक दल आज इस गंभीर विषय पर खामोश हैं। एक इकलौती भाजपा पार्टी
इसकी मुखालफत में आगे आई है और संघर्ष भी कर रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से कि कहां है वो अनुसूचित जनजाति और दुर्बल कमजोर वर्ग की आवाज उठाने वाले? कहां है वो जो जाति जनगणना के नाम पर देश में बवाल फैलाते हैं? कहां सो गई हैं वो राजनीतिक पार्टियां जिनका इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है? प्रश्न उठता है, प्रश्न उठेगा। यह एक ज्वलंत प्रश्न है। क्यों इस पे राजनीतिक दल खामोश है? क्यों अपना मुंह नहीं खोलते? इस बात से क्या समझा जाए? जो इन नरपिशाचों को जन्म देते हैं और उन्हें पालते हैं, कानून तो अब अपना काम करेगा, लेकिन यह प्रश्न भी हमारे सामने मुंह फैलाए खड़ा है, जिसका जवाब खोजना आवश्यक है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा दोस्तों, कहां है वो राजनीतिक पार्टियां जो दिन और रात गरीबों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए आवाज उठाती हैं, जो उनसे वोट के लिए लालायित रहती हैं, हमेशा उनकी दुहाई दिया करती हैं? कहां है वो पार्टियां? आज किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगी। कोई पार्टी इस विषय पर अपना मुंह नहीं खोलती, एक भाजपा के अलावा। आज भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुखर करके इस विषय पर अपनी आवाज उठाई है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी स्वयं उस चीज को संज्ञान में ले रहे हैं। कहां है वो पार्टियां भाई? कहां है वो हमदर्द जो जातिगत जनगणना के नाम पर हमें बांटते हैं, जो हमें बांटने की कोशिश करते हैं? कहां है वो पार्टियां? आज उनके कान पर जूं क्यों नहीं रेंगती? यह सोचनीय विषय है। हमें सोचना होगा अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के कौन से तरीके हैं, वो अपनाने होंगे। हमें सरकार के सामने आवाज उठानी होगी ताकि ऐसी घटनाओं की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। ऐसे कोई नरपिशाच घुसपैठिए हमारे देश के अंदर आकर गंदगी न फैलाए। जय हिंद, वंदे मातरम।